नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एनसीईआरटी क्लास 11th की किताब इकोनॉमिक्स की आखिरी चैप्टर नंबर 10, इसको जल्दी से यहाँ पे ख़त्म करते हैं। यूनिट 4 है, टाइटल है इसका डेवलपमेंट एक्सपीरियंसेस ऑफ इंडिया अ कंपैरिजन विद नेबर्स। देखिए यहाँ पे क्या लिखा गया। शुरुआत में पैराग्राफ है, इस पैराग्राफ को पढ़ते हैं। इन टुडेज ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड वेयर ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज आर स्लोली बिकमिंग मीनिंगलेस, it is important for neighboring countries in the developing world to understand the development strategies being pursued by neighbors। कहने मतलब यह है कि आज की डेट में टेक्नोलॉजी इतनी तेजी से बढ़ रही है, लोगों के लिए एक देश से दूसरे देश जाना बहुत आसान हो गया है, बहुत कम समय में जाया जा सकता है। तो जब इतना ज़्यादा वर्ल्ड ग्लोबलाइज हो रहा है और एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो रहा है, तो ऐसे केसेस में हमारे नेबर्स क्या स्ट्रैटेजी अपना रहे हैं, इन चीज़ों को समझना ज़रूरी हो जाता है। जो और कंपटीशन भी है, जितना ज़्यादा दुनिया एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है उतना ही ज़्यादा लोगों का मूवमेंट भी एक देश से दूसरे देश में आसान है, सामान का मूवमेंट भी है। आपके पास यूएस का वीज़ा लगाइए और थोड़ी देर में यूएस पहुंच जाइए। और आज के डेट में एक एक्सपोर्टर जो कि यूएस में अपना सामान भेजना चाहे या यूएस का एक एक्सपोर्टर जो कि इंडिया में अपना सामान एक्सपोर्ट करना चाहिए, काफ़ी आसान है। जो भी इम्पोर्ट ड्यूटी अगर आप पे कर देते हो तो आप आराम से अपना सामान एक्सपोर्ट कर सकते हैं। लेकिन जो भी वर्ल्ड मार्केट्स हैं उनमें इकोनॉमिक स्पेस लिमिटेड है, मार्केट लिमिटेड है। तो हो सकता है कि एक साल में दुनिया भर में $100 बिलियन की चीज़ें बिकें। अभी $100 बिलियन की चीज़ें ही बिकेंगी। अब इसमें चाइना के पास कितना शेयर है, अमेरिका के पास कितना शेयर है, इसके लिए इन कंट्रीज को आपस में कॉम्पीट करना पड़ेगा और इसके लिए डेवलपमेंट ज़रूरी है इन देशों का। अब इंडिया का डेवलपमेंट कैसे हुआ ये तो हमने पिछले कुछ चैप्टर्स में देखा, लेकिन इंडिया के डेवलपमेंट को आप पाकिस्तान और चाइना के डेवलपमेंट के साथ यहाँ पे कंपेयर करके देखिए, चीज़ें थोड़ी और क्लियर होंगी। तो ये है चैप्टर 10, टाइटल है कंपैरेटिव डेवलपमेंट एक्सपीरियंसेस ऑफ इंडिया एंड इट्स नेबर। इस चैप्टर को पढ़ के हम लोग क्या जानेंगे, कंपैरेटिव ट्रेंड्स पकड़ेंगे, किसमें, इकोनॉमिक इंडिकेटर्स में और ह्यूमन इंडिकेटर्स में। इंडिया के किसके साथ, चाइना के साथ और पाकिस्तान के साथ, और उन स्ट्रेटजीज को एसेस करेंगे जो कि चाइना और पाकिस्तान जैसी कंट्रीज ने अडॉप्ट की हैं आज के स्टेट ऑफ डेवलपमेंट को पाने के लिए। शुरुआत करते हैं। जॉन एफ कैनेडी, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति, इनका एक स्टेटमेंट है, ज्योग्राफी हैज मेड अस नेबर्स, हिस्ट्री हैज मेड अस फ्रेंड्स, इकोनॉमिक्स हैज मेड अस पार्टनर्स एंड नेसेसिटी हैज मेड अस अलाइड्स। दोज whom God has so joined together let no man put asunder। मतलब ये जो कंट्रीज आपस में एक दूसरे के पास हैं, ऑब्वियस सी बात है, आप अपनी ज्योग्राफी के चलते एक दूसरे के पड़ोसी हो। तो इंडिया पाकिस्तान का, म्यांमार का, चाइना का, नेपाल का, भूटान का पड़ोसी है, जो कि लैंड बॉर्डर्स लगते हैं। हिस्ट्री ने हमें फ्रेंड्स बनाया है, कहीं ना कहीं पुराने समय में सब लोग लड़े। एक समय पे जर्मनी और इंग्लैंड एक दूसरे को सीधे आंख देख नहीं सकते थे जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था, जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा था। आज की डेट में जर्मनी और इंग्लैंड के रिश्ते काफ़ी अच्छे हैं। इकोनॉमिक्स में पार्टनर बनना तय है। अभी भाई ग्लोबल ट्रेड की बात होगी, कॉम्पीट करने की बात होगी, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की बात होगी, तो पार्टनरशिप भी होगी। तो अगर चाइना को इंडिया से आयरन ओर की जरूरत है तो चाइना आयरन ओर इम्पोर्ट करेगा, इंडिया को चाइना के फिनिश प्रोडक्ट्स चाहिए, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स चाहिए, तो हम वो इम्पोर्ट करेंगे। एंड नेसेसिटी हैज मेड अस अलाइज, मतलब एक दूसरे के जो भी कंपैरेटिव एडवांटेज हैं उस हिसाब से उसको मदद लेने से हम उसके दोस्त भी बनते हैं। तो गॉड ने यहाँ पे बहुत सारे फैक्टर्स दे रखे हैं एक दूसरे के साथ दोस्ती करने को, और ये फैक्टर्स वैसे के वैसे रहने चाहिए। इंट्रोडक्शन की बात की जाए तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि पहले के चैप्टर्स में चैप्टर 1 से लेकर 9 देखिए, पूरी वीडियोस अपलोड कर चुका हूँ। इंडिया के डेवलपमेंट एक्सपीरियंस को हम लोग बहुत डिटेल में पढ़ चुके हैं। हम देख चुके हैं कि इंडिया ने कौन कौन सी पॉलिसीज को अडॉप्ट किया और उन पॉलिसीज का अलग अलग सेक्टर्स में क्या इम्पैक्ट है। पिछले 2 डेकेड्स में, पिछले 20 सालों में इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है अलग अलग कंट्रीज में पूरी दुनिया में, और ये इकोनॉमिक ट्रांसफर हो रहा है कहीं ना कहीं ग्लोबलाइजेशन के प्रोसेस के चलते, जिसके शॉर्ट टर्म इम्प्लीकेशंस भी हैं, लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशंस भी हैं, और ये इम्प्लीकेशंस दुनिया की सारी कंट्रीज के लिए हैं, इंक्लूडिंग इंडिया। आगे बढ़ने से पहले वीडियो पर लाइक का बटन, अगर अब तक आपने इस चैनल को शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए। ये जो सेल्फ मार्केटिंग होती है काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है कि कहीं आप गलती से शेयर करना भूल जाओ या लाइक करना भूल जाओ, तो मेरा काम है आपको याद दिला देना। आपका काम है, अगर आपको मेरी वीडियो से फ़ायदा लग रहा है, कैसे ना कैसे करके शेयर करना। अगर आप अपने सोशल मीडिया प्रोफाइल पे शेयर नहीं कर रहे हो कोई बात नहीं, जो दोस्त जिनको इस प्रकार की वीडियोस की जरूरत है, ऑब्वियस सी बात है इस प्रकार की वीडियोस वही लोग देखेंगे जिनके लिए रेलेवेंट है। आप किसी को भी बता दोगे तो हर कोई नहीं देखेगा, तो आप उनको एक बार के लिए बता सकते हैं। वर्ड ऑफ द माउथ मार्केटिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। 1% भी 2% को मेरे साथ जोड़ देगा तो मुझे काफ़ी मदद मिलेगी। बाकी इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। आगे चलते हैं। देखिए,
Nations have been primarily trying to adopt various means which will strengthen their own domestic economies. भाई अलग अलग देश हैं, अपनी डोमेस्टिक इकोनॉमीज को तो स्ट्रांग करने की कोशिश करेंगे ही, उसके लिए अलग अलग तरीके भी अपनाने की कोशिश करेंगे। तो आज की डेट में रीजनल ग्रुपिंग्स बनती हैं, ग्लोबल ग्रुपिंग्स बनती हैं। सार्क साउथ एशियन कंट्रीज की रीजनल ग्रुपिंग है, यूरोपियन यूनियन यूरोप की 28-29 कंट्रीज की रीजनल ग्रुपिंग, उसी तरह से एशिया है, G8 है, G20 है, ब्रिक्स है। ये सब रीजनल और ग्लोबल ग्रुपिंग्स क्यों बनाई गई हैं कि भाई आप म्यूचुअल एडवांटेज उठा सको, चाहे कल्चरल केस में ग्रुपिंग हो, चाहे इकोनॉमिक ग्रुपिंग हो। अभी अगर आप यूरोपियन की बात करो, यूनियन की बात करो, तो ये कस्टम यूनियन भी है, इकोनॉमिक ब्लॉक भी है, ठीक है। सार्क उस लेवल पे एक दूसरे के साथ नहीं जुड़ा हुआ है जिस लेवल पे यूरोपियन यूनियन की कंट्रीज एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं। तो अलग अलग इंगेजमेंट से डिसाइड करता है कि कौन सा इंगेजमेंट कितना इफेक्टिव और कितना ज़्यादा डीप है। आगे बात करो तो देखिए अलग अलग नेशंस के पार्ट पे हमने कुछ ईगरनेस भी देखी है। ईगरनेस भी क्या देखी है कि एक नेशन अगर उसके पास का नेशन बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है तो वो नेशन जानने की कोशिश करेगा कि नेशन तेजी से क्यों ग्रो कर रहा है। इंडिया अगर चाइना को देखेगा तो चाइना इतनी तेजी से जो ग्रो कर रहा है, इंडिया जानने की कोशिश करेगा चाइना क्यों तेजी से ग्रो कर रहा है। पाकिस्तान अपने केस में इंडिया को देखेगा तो पाकिस्तान जानने की कोशिश करेगा कि इंडिया तेजी से क्यों ग्रो कर रहा है। ये एक नेचुरल ट्रेट है। आप अगर अपने कॉम्पिटिटर से, और वो कॉम्पिटिटर जो कि आपसे अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है, उसके ग्रोथ प्रोसेस को देख के समझने की कोशिश नहीं करोगे तो आप कुंद हो बुद्धि से। समझ गए ना बात को? दिस इज नेचुरल कि आप ये जानने की कोशिश करो, ठीक है। और जब आप नेबरिंग नेशंस की प्रोग्रेस को देख के एसेस करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपकी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस कहाँ लाई करती हैं विद रिस्पेक्ट टू योर नेबर्स। और ग्लोबलाइजेशन के प्रोसेस में दुनिया भर की कंट्रीज से compete करने का ये सबसे अच्छा तरीका है, और डेवलपिंग कंट्रीज के लिए तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डेवलपिंग कंट्रीज को कॉम्पीट करना है डेवलप्ड नेशंस के साथ भी और बाकी डेवलपिंग कंट्रीज के साथ भी। तो इंडिया को न केवल फ्रांस, जर्मनी, यूएस, यूके के साथ कम्पीट करना है, इंडिया को वियतनाम के साथ भी कम्पीट करना है, इंडिया को फिलीपींस के साथ भी कम्पीट करना है, श्रीलंका के साथ भी कम्पीट करना है, बांग्लादेश के साथ भी कम्पीट करना है। तो डेवलपिंग कंट्रीज के लिए चैलेंजेस बड़े हैं, उनको ऑन देयर टोज यहाँ पे रहना पड़ेगा। फिर आगे क्या बताया जा रहा, दूसरी इकोनॉमीज के अंडरस्टैंडिंग के साथ साथ in our neighborhood is also required as all major economic activities in a region impinge on overall human development। यहाँ यही बताया गया है कि बेसिकली आप दूसरी कंट्रीज की ग्रोथ प्रोसेस को कहीं ना कहीं एसेस करते हो कि कैसे ग्रो कर रहा है, कैसे ग्रो नहीं कर रहा है। दूसरी कंट्रीज की इकोनॉमीज को भी आपको एसेस करना पड़ेगा, क्योंकि जो आपके इमीडिएट नेबर्स हैं उनकी इकोनॉमी किस प्रकार से काम करती है, उनका इकोनॉमिक सिस्टम, उनका एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम किस प्रकार से काम करता है, इस चीज़ को भी एसेस करना बहुत ज़रूरी है। अब इंडिया चाइना को कंपेयर कर लो। चाइना एक वन पार्टी कंट्री, एक टोटलिटेरियन कंट्री है। जी जिनपिंग की वहाँ पे बादशाहत चलती है। अभी के समय पे जी जिनपिंग आप 4-5 साल बाद देख रहे हो तो हो सकता है जी जिनपिंग ना चले, ना रहे, हालांकि कहीं ना कहीं उन्होंने अपने आप को प्रेसिडेंट फॉर लाइफ डिक्लेयर किया हुआ है। तो कुल मिला के ये सब बातें यहाँ बोली जा रही है। आसपास की कंट्रीज के एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप, इकोनॉमिक सेटअप को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ ह्यूमन डेवलपमेंट में किस प्रकार का रोल प्ले कर रही हैं, पॉजिटिव, निगेटिव, ये आप तभी एसेस कर पाओगे। और यहाँ पे हम लोग इंडिया की डेवलपमेंटल स्ट्रैटेजीज़ को इसके दो नेबर्स की डेवलपमेंटल स्ट्रैटेजीज़ के साथ कंपेयर करेंगे, एक पाकिस्तान के साथ, एक चाइना के साथ। भले ही इंडिया में बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं, पाकिस्तान चाइना में भी बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं। अगर आप देखो पाकिस्तान और चाइना के पॉलिटिकल सेटअप को, तो इंडिया का पॉलिटिकल सेटअप चाइना और पाकिस्तान के पॉलिटिकल सेटअप से बहुत अलग है। इंडिया की बात की जाए तो ये लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बहुत सेक्युलर, बहुत डीपली लिबरल है। लेकिन अगर आप पाकिस्तान की बात करोगे तो वहाँ पे मिलिटरिस्ट पॉलिटिकल पावर स्ट्रक्चर एक बहुत लंबे समय के लिए देखने को मिला है। चाइना की बात करोगे तो कमांड इकॉनमी है। अब इकोनॉमी के फील्ड में अगर आप बात करो तो थोड़ा थोड़ा डेमोक्रेटिक सिस्टम की तरफ बढ़ रहा है चाइना, थोड़ा थोड़ा लिबरल इकोनॉमिक रिस्ट्रक्चरिंग की तरफ बढ़ रहा है। लेकिन मैं आपको बता दूं अभी भी चाइना में वन पार्टी सिस्टम बरकरार है, अभी भी चाइना में एक ही पार्टी की बादशाहत चलती है। तो डेमोक्रेसी वहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है, इलेक्शंस के नाम पे बेवकूफ़ बनाते हैं वो। फिर बात करते हैं डेवलपमेंट पाथ, अ स्नैपशॉट व्यू। अगर आप बात करो तो इंडिया, चाइना, पाकिस्तान की डेवलपमेंटल स्ट्रैटेजीज में बहुत सी सिमिलैरिटीज़ भी हैं। तीनों नेशंस ने अपना डेवलपमेंटल प्रोसेस एक ही समय पे शुरू हुआ। इंडिया पाकिस्तान आज़ाद हुए 1947 में और पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना बना 1949 में। कोमिंटांग पार्टी भाग के चली गई थी फॉर्मोसा आइलैंड पे, आज की डेट में उसको आप बोलते हो ताइवान, ओके। और मेनलैंड चाइना पे रह गई थी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, जिसके लीडर थे माओ जेडोंग। ये मैंने आपको
वर्ल्ड हिस्ट्री में पढ़ाया है, नहीं पढ़ाया है तो जो मेरी क्लास 10th की या 11th की जो हिस्ट्री किताब है उसमें ये सब चीज़ें आएंगी, नहीं तो जब मैं वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ाऊंगा तब आएंगी। जवाहरलाल नेहरू जी की बात की जाए, जवाहरलाल नेहरू जी ने क्या बोला, दीज न्यू एंड रेवोल्यूशनरी चेंजेस इन चाइना एंड इंडिया इवन दो द डिफर इन कंटेंट सिंबलाइज द न्यू स्पिरिट ऑफ एशिया एंड न्यू वाइटलिटी विच इज फाइंडिंग एक्सप्रेशन इन द कंट्रीज इन एशिया। अभी जवाहरलाल नेहरू उस समय पीस के हार्बिंगर बन के आए थे। अभी 1947-1950 की बात है ये। जवाहरलाल नेहरू जी को लग रहा था, और बहुत सारे लीडर्स ऐसे थे जो ये चाहते थे कि चलो भाई, हमने इतने बड़े स्ट्रगल के बाद कहीं ना कहीं आज़ादी हासिल की है तो अब शांति पीस से रहेंगे। लेकिन जब बात करी जाए चाइना और पाकिस्तान जैसी कंट्रीज़ की, तो शांति और पीस एक मिथ है। पंचशील के जो सिद्धांत थे ना चाइना के साथ, उनका कोई मतलब नहीं था। अगर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के एक्सपीरियंस को भी देखा जाए तो आज के मल्टीपोलर वर्ल्ड में अगर आप स्ट्रांग नहीं हो तो कोई भी आपके ऊपर पैर रख के चला जाएगा। और सेम थिंग वॉज विद इंडिया। इंडिया को 1950 के बाद अपने आप को मिलिट्रली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग करना चाहिए था। चाइना का खतरा हमारे सामने खड़ा हुआ था, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे लीडरशिप ने उसको इग्नोर किया। ठीक है, आगे बात करते हैं। अच्छा, एक और चीज़, केवल जवाहरलाल नेहरू जी को ब्लेम कर देना इस चीज़ के लिए भी सही नहीं है। ओवरऑल बहुत से लीडर्स इस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल थे। ये चाइना का जो धोखेबाजी वाला एटीट्यूड था ना, ये किसी ने भी एसेस नहीं किया था। हाँ, दलाई लामा को शरण देके इंडिया ने ज़रूर गलती की है, ये बहुत सारे एक्सपर्ट्स का बोलना है। क्योंकि शायद दलाई लामा को अगर नेहरू जी ने शरण ना दी होती तो मे भी शायद चाइना अटैक ना करता। हालांकि कुछ कह नहीं सकते, चाइना एक एक्सपेंशनिस्ट मोड वाली पावर है, वो ज़्यादा से ज़्यादा इलाका अपने अंदर हथियाना चाहते हैं। बहुत शुरू से माओ जेडोंग की स्ट्रैटेजी थी। तो हो सकता है कि दलाई लामा को हम शरण ना भी देते तो भी वो अटैक कर देते। इस चीज़ को यहाँ पे प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता। एक्सपर्ट्स का ये बोलना है कि दलाई लामा ना अटैक करता तो शायद चाइना ना अटैक करता अगर हम दलाई लामा को शरण ना देते, लेकिन ये एक बहुत डिस्प्यूटेड फैक्ट है। चलिए, टॉपिक से डिविएट नहीं करते हैं, यहीं रहते हैं। फिर बात करते हैं कि भाई, तीन जो कंट्रीज थी, इंडिया, चाइना, पाकिस्तान, इन्होंने कहीं ना कहीं अपने डेवलपमेंट स्ट्रेटजीज को सिमिलर वे में अडॉप्ट करना शुरू किया। इंडिया ने अपना पहला 5 ईयर प्लान अनाउंस किया 1951 से लेकर 56 में। पाकिस्तान ने अपना पहला 5 ईयर प्लान, पाकिस्तान में इस 5 ईयर प्लान को मीडियम टर्म डेवलपमेंट प्लान कहा जाता है, 1956 में अनाउंस किया। चाइना ने अपना पहला 5 ईयर प्लान अनाउंस किया 1953 में। 2013 से पाकिस्तान 5 ईयर प्लान्स को अनाउंस कर रहा है। 11th 5 ईयर प्लान था पाकिस्तान का 2013 से 2018। चाइना का जो 13th 5 ईयर प्लान था वो था 2016 से 2020। मार्च 2017 तक भी इंडिया 5 ईयर प्लान के बेसिस पे ही काम कर रहा था। इंडिया पाकिस्तान की बात की जाए तो इंडिया और पाकिस्तान ने सिमिलर स्ट्रैटेजीज बनाई थी। जैसा कि फॉर एग्जांपल इंडिया पाकिस्तान दोनों में बड़ा पब्लिक सेक्टर मतलब बहुत सारी सरकारी कंपनीज, और ये सरकारी कंपनीज लिटरली हर चीज़ कर रही थी। फिर भाई, पब्लिक एक्सपेंडिचर को रेस करना और सोशल डेवलपमेंट, मतलब ये सरकारी कंट्रीज जितने भी सोशल और इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं सोसाइटी में लोगों की हालत को सुधारने के लिए, उनके इकोनॉमिक स्टेटस को सुधारने के लिए, उसके लिए काम करेंगे। 90s 80s आते आते आप जब देखोगे तो इंडिया, चाइना, पाकिस्तान, इन तीनों कंट्रीज में सिमिलर ग्रोथ रेट्स थी, सिमिलर पर कैपिटा इनकम्स थी। तो 1980s की बात की जाए तो इंडिया, पाकिस्तान और चाइना सिमिलर ग्रोथ रेट, सिमिलर पर कैपिटा इनकम। आज की डेट में चाइना इंडिया से बहुत आगे निकल चुका है पर कैपिटा इनकम में। इंडिया पाकिस्तान से ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा इसलिए नहीं क्योंकि इंडिया की आबादी बहुत ज़्यादा है, बट ओवरऑल इकॉनमी और इंडस्ट्रियल प्रोग्रेस की बात करो तो पाकिस्तान कुछ भी नहीं है इंडिया के सामने, लेकिन इंडिया कुछ भी नहीं है चाइना के सामने। ये बात भी बिल्कुल सही है। तो इतना फ़र्क आज की डेट में क्यों हो गया जब 1980s में इन तीनों कंट्रीज़ के हालात एक जैसे थे? इसके लिए हमको हिस्टोरिकल पाथ देखना पड़ेगा डेवलपमेंट का चाइना पाकिस्तान में। इंडिया का हिस्टोरिकल पाथ कैसा था, इंडिया के 5 ईयर प्लान्स कैसे इवॉल्व हुए हैं, वो हम इस एनसीईआरटी में ऑलरेडी देख चुके हैं। चाइना की बात करते हैं। जब पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना बना तो एक पार्टी रूल था, सारे क्रिटिकल सेक्टर्स इकोनॉमी के, एंटरप्राइजेस, लैंड, सब कुछ इंडिविजुअल्स जो पहले ऑपरेट कर रहे थे वो सरकार के कंट्रोल के अंदर चला गया। भाई, सोशलिज्म कम्युनिज्म की फिलॉसफी इस चीज़ पे काम करती है, टोटल गवर्नमेंट ओनरशिप। ग्रेट लीप फॉरवर्ड प्लान इनिशिएट किया गया 1958 में, जिसका एम था कंट्री को इंडस्ट्रियलाइज करना ऑन अ मैसिव स्केल। इस ग्रेट लीप फॉरवर्ड के अंदर लोगों को इनकरेज किया गया कि वो इंडस्ट्रीज खोलें अपने बैकयार्ड्स में। रूरल इलाकों में कम्यून शुरू किया गया। अब ये कम्यून क्या था? कम्यून सिस्टम क्या है कि भैया लोग कलेक्टिवली लैंड्स को, आप कह सकते हो कि कल्टीवेट करते हैं। जैसे इंडिया में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होता है ना, कि कॉन्ट्रैक्ट किया आपने और बहुत सारी ज़मीन को इकट्ठा मिला लिया और फिर उस बड़ी ज़मीन पे आप गेहूँ उगा रहे हो, चावल उगा रहे हो, कॉमर्शियल फार्मिंग कर रहे हो।
तो इस प्रकार का एक कम्यून सिस्टम शुरू किया गया चाइना में कि भाई बहुत सारे कल्टिवेटेड लैंड्स को मिला दिया गया और फिर उस पर इकट्ठी फार्मिंग की जा रही थी। तो 1958 में 26,000 कम्यून्स थे और वो पूरी की पूरी फार्म पॉपुलेशन को कवर करते थे। फिर अगर आप देखोगे ये जो ग्रेट लीप फॉरवर्ड कैंपेन था इसमें काफ़ी प्रॉब्लम्स आ गई। कहीं ना कहीं इसमें कुछ फ्लॉज थे, अभी डिटेल्ड फ्लॉज पढ़ने की ज़रूरत नहीं थी। उन फ्लॉज के चलते लोगों की कमाई उतनी बढ़ नहीं पाई, लोगों की न्यूट्रिशनल और फूड सिक्योरिटी पूरी तरीके से मीट नहीं हो पाई और एक सीवियर ड्रॉट आया चाइना में जिसके चलते 30 मिलियन 3 करोड़ लोगों की जान चली गई चाइना में। रशिया के भी कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स हो गए तो उस समय पे चाइना के साथ। तो भाई पहले चाइना की इंडस्ट्रियलाइजेशन प्रोसेस को आगे बढ़ाने के लिए रशिया ने अपने कुछ प्रोफेशनल्स, अपने कुछ लोग भेजे थे। फिर रशिया ने अपने लोग चाइना से वापस बुला लिए, जो कि कुछ पंगा चल रहा था माओ जेडोंग का रशिया के लीडर के साथ। 1965 में माओ ने इंट्रोड्यूस किया ग्रेट प्रोलेटेरियन कल्चरल रेवोल्यूशन 1966 टू 76, जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल्स को वर्क करने के लिए भेजा गया कंट्री साइड में। यानी सिटीज़ में वो स्टूडेंट्स जो पढ़ लिख रहे थे, जिनके अंदर काबिलियत आ रही थी, उनसे बोला गया कि कंट्री साइड में जाओ, गांव साइड में जाओ और काम करो। आज की डेट में जो चाइना इतना बड़ा बन के हमारे सामने आया है ना, इसका जो रीज़न है वो लाई करता है 1978 में। 1978 से आप देखो तो चाइना ने बहुत से रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस किए अपने इकोनॉमी में। इनिशियल फेज के जो रिफॉर्म्स थे वो एग्रीकल्चर, फॉरेन ट्रेड और इन्वेस्टमेंट सेक्टर्स में थे। एग्रीकल्चर में जो कम्यून लैंड था, उन कम्यून लैंड को छोटे छोटे प्लॉट्स में बांटा गया और इन प्लॉट्स को इंडिविजुअल हाउस होल्ड्स को दिया गया। लेकिन एक बात मैं बता दूं, इन प्लॉट्स को इंडिविजुअल हाउस होल्ड को दिया गया उनके ओनर की तरह नहीं। मतलब कि जो कम्यून के अंदर बड़ी बड़ी ज़मीनें थी, ज़मीनों को छोटे छोटे प्लॉट में तोड़ दिया और एक प्लॉट एक हाउस होल्ड को दे दिया। लेकिन वो हाउस होल्ड उस प्लॉट का मालिक नहीं है, प्लॉट का मालिक सरकारी है। ये अलग बात है कि उस हाउस होल्ड से जो कमाई होगी वो हाउस, उस प्लॉट से जो कमाई होगी वो हाउस होल्ड रख लेगा, जिस हाउस होल्ड को प्लॉट एलोकेट हुआ है। लेकिन उस हाउस होल्ड को उस कमाई में से कुछ टैक्स देना पड़ेगा सरकार को। तो भाई कम्यून सिस्टम तो काम कर नहीं पाया था, तो कम्यून सिस्टम का उल्टा किया। यहाँ पे कम्यून सिस्टम के अंदर जो बड़ी जमीन थी छोटे छोटे प्लॉटों में तोड़ी गई और एक प्लॉट को एक हाउस होल्ड को एलोकेट किया गया और हाउस होल्ड से बोला कि इस प्लॉट के मालिक नहीं हो तुम, लेकिन इस प्लॉट से तुम्हारी जितनी भी कमाई होगी उस कमाई का थोड़ा हिस्सा तुम हमको टैक्स दोगे, बाकी तुम रख सकते हो। ये प्लॉट हम जब चाहे तुमसे ले लेते थे, ले सकते हैं, लेकिन सरकार वापस लेगी नहीं। क्यों वापस लेगी? फिर भाई आगे आने वाले फेजेस में कुछ रिफॉर्म्स इंडस्ट्रियल सेक्टर में भी इंट्रोड्यूस किए गए, ठीक है, प्राइवेट सेक्टर फर्म्स में इंट्रोड्यूस किए गए। तो यहाँ पे देखिए, प्राइवेट सेक्टर फर्म्स इन जनरल एंड टाउनशिप एंड विलेज एंटरप्राइजेस, दैट इज दोज एंटरप्राइजेस which were owned and operated by local collectives in particular were allowed to produce goods। अब यहाँ पे गुड्स का प्रोडक्शन शुरू होगा। यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर फर्म्स को भी गुड्स बनाने दिया गया। टाउनशिप्स में जो छोटे छोटे विलेज एंटरप्राइजेस होते थे, इंडिया के जैसे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स टाइप के ऑर्गेनाइजेशन है ना, कुछ इस प्रकार के इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन चाइना में भी बनने लगे और उनको सरकार ने परमिशन दे दी कि भाई तुम गुड्स को प्रोड्यूस कर सकते हो। कहीं ना कहीं सरकार को ये समझ में आया कि भाई इनको भी मौका दो कि ये काम कर सके, ठीक है। इस स्टेज पे चाइना की जो बड़े बड़ी पब्लिक सेक्टर कंपनीज है, जिनको इंडिया में आप पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज बोलते हो, चाइना में स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस बोला जाता था, इनके सामने अब कंपटीशन आने लगा। पहले क्या होता था कि पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस ही राजा थी, इनके सामने कोई कंपटीशन नहीं था। अब चाइना की सरकार ने ओपनली बोल दिया कि ये पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस तो प्रोडक्शन कर ही रही हैं, जिनको चाइना में बोला था स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस। जैसे ONGC BHEL इंडिया में होगी ना, वैसे वहाँ चाइना में भी ऐसी बहुत सी एंटरप्राइजेस थी। तो चाइना की एंटरप्राइजेस को बोला गया कि तुम तो प्रोडक्शन करोगे ही करोगे, साथ साथ इंडिविजुअल कंपनीज, छोटी मोटी कंपनीज, कलेक्टिव्स, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, इस टाइप के जो छोटे मोटे ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो भी प्रोडक्शन करेंगे और तुम्हारे साथ कंपीट करेंगे। अब यहाँ चीज़ें बदलने लगेंगी और यहाँ पे चाइना प्रोएक्टिवली उन लोगों की मदद कर रही थी। चाइना की सरकार को देश की इकोनॉमिक पावर बढ़ानी थी, लोगों की जेब में पैसा डालना था और चाइना के लीडर्स के ऊपर ये कंपल्शन था। मैं बताता हूँ क्यों। जब डिक्टेटरशिप होती है ना, जब एक आदमी का राज चलता है, उस एक आदमी के राज के अगेंस्ट कभी भी रेवोल्यूशन हो सकता है, कभी भी लोग झंडा उठा के खड़े हो सकते हैं और बोल सकते हैं तुम निकलो। तो उस आदमी के ऊपर हमेशा एक प्रेशर होता है कि रेवोल्यूशन हो गया तो मुझे कौन बचाएगा। चाइना के जो लीडर्स थे उनको पता है कि चाइना में डेमोक्रेसी नहीं है। अगर चाइना के लोगों की जेब में तुमने पैसा नहीं डाला, अगर तुमने चाइना के लोगों को खुश नहीं किया, उनको एक अच्छी लाइफस्टाइल नहीं दी, तो कल की डेट में वो सड़कों पे उतर के तुमको तुम्हारी सीट से उखाड़ फेंकेंगे।
और ये होगा ही होगा। आप देखें दुनिया में बड़े बड़े जो रेवोल्यूशन हुए, चाहे टूनिशिया की बात कर लो, इजिप्ट की बात कर लो, कहीं ना कहीं वो लोग सड़कों पे इसलिए बीते उतरे क्योंकि वहां पे भुखमरी थी, गरीबी थी, लोगों के लिए कुछ खाने को नहीं था और उनकी लीडरशिप ऐश कर रही थी। इस बात के अगेंस्ट लोग सड़कों पे उतर आए। थाईलैंड में भी कुछ ऐसा ही हुआ, हालांकि थाईलैंड में लोग इतने गरीब नहीं है। चाइना में लीडर्स को, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना को पहले ही पता था कि अगर इन लोगों की जेब में पैसे नहीं डाले, इनके पेट में खाना नहीं डाला, ये भी सड़कों पे उतर आएंगे और चाइना की पूरी आबादी का सड़कों पे उतर आई तो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के एक एक मेंबर को काट के रख देगी। इसीलिए कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के ऊपर ये प्रेशर था कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट तो करना पड़ेगा। अगर इकोनॉमिक डेवलपमेंट करोगे, लोगों की जेब में पैसे आएंगे, लोगों की जेब में पैसे आएंगे, वो खुश रहेंगे और लीडरशिप के खिलाफ कुछ भी नहीं बोलेंगे। प्लस कहीं ना कहीं मैं आपको एक और बात बता दूं, भले ही कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना में कोई डेमोक्रेसी नहीं है, मतलब चाइना में कोई डेमोक्रेसी नहीं है, इस कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के दिग्गज नेता ही लीडर बनेंगे, लेकिन कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना में लोग कहाँ से जाते हैं? वो चाइना के ही लोग होते हैं। आप चाइना के ग्राउंड लेवल पे कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना को ज्वाइन कर लो, वहाँ पे एक कहते हैं ना कि पॉलिटिकल पार्टी के कार्यकर्ता की तरह काम करो, उस पार्टी की लोकल यूनिट को ज्वाइन करो, अच्छी परफॉर्मेंस करोगे तो लोकल यूनिट में ऊपर उठोगे, सेंट्रलाइज लीडरशिप को पसंद आया तो तुमको बीजिंग बुला लेंगे, बीजिंग में अच्छा काम करोगे, धीरे धीरे रैंक पे तुम ऊपर उठ सकते हो। तो ऐसा नहीं है कि चाइना का कोई एक आम आदमी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना में उठ के घुस के आगे ना आ सके, बिल्कुल आगे आ सकता है। ये अलग बात है कि डेमोक्रेसी नहीं है, लोग वोट डाल के अपनी सरकार नहीं चुनते वहां पे, लेकिन फिर भी उनकी इकोनॉमिक हालत इंडिया से बहुत अच्छी। फिर ये जो रिफॉर्म प्रोसेस इंट्रोड्यूस किया गया उस समय पे चाइना में, इसमें डुअल प्राइसिंग थी। डुअल प्राइसिंग मतलब दो अलग अलग दाम। किसके लिए दो अलग अलग दाम, यहां देखते हैं। टू वेज में यहाँ पे दाम फिक्स किया गया। फार्मर्स एंड इंडस्ट्रियल यूनिट्स वर रिक्वायर्ड टू बाई एंड सेल फिक्स्ड क्वांटिटीज ऑफ इनपुट्स एंड आउटपुट्स ऑन द बेस ऑफ प्राइसेस फिक्स्ड बाय द गवर्नमेंट। मतलब कि जो फार्मर्स थे और इंडस्ट्रियल यूनिट्स थे, ये अपने इनपुट्स को खरीदेंगे और अपने आउटपुट्स को बेचेंगे उस दाम पे जो दाम सरकार ने इनके लिए फिक्स कर रखा है, और बाकी जो भी खरीद फरोख्त होगी, जो भी बेचना होगा, वो मार्केट प्राइसेस पे होगा। तो फार्मर्स और इंडस्ट्रियल यूनिट्स के लिए प्राइसेस पहले से डिसाइड किए गए, बाकी मार्केट के लिए प्राइसेस मार्केट डिसाइड करेगा। फिर जैसे जैसे साल बीतते चले गए, चाइना में प्रोडक्शन बढ़ता चला गया। ठीक है भाई, जितने गुड्स का ट्रांजैक्शन, जितने इनपुट्स का ट्रांजैक्शन हो रहा था मार्केट में, वो भी बढ़ता चला गया। फॉरेन इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करने के लिए स्पेशल इकोनॉमिक जोन सेटअप किए गए चाइना में। इन्हीं स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स को इंडिया ने भी कॉपी किया। यहाँ पे मैं वीडियो रोक रहा हूँ, अगली वीडियो में आपको बताऊंगा कि पाकिस्तान का इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसे हुआ।